नमस्कार। आज का विषय हम लोग का है समाज के पिछड़े वर्ग का उत्थान। और यह तो एक ऐसा विषय है जिसमें कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई सामाजिक संस्था हो, कोई धार्मिक संस्था हो, कोई भी हो, इस बात से हमेशा सरोकार रखेगा कि भाई पिछड़ापन दूर हो जाए, पिछड़ापन दूर हो जाए, लोगों को विकास के रास्ते पर हो जाए, प्रगति के रास्ते पर हो जाए। इस तरह की बातें हर एक आदमी करेंगे। लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी भी है, लेकिन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। उसको कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं होता। यही कारण है कि जिस पिछड़ेपन की हम आज बात कर रहे हैं, ये आज का पिछड़ापन नहीं है, पिछले 70 वर्षों का नहीं है, पिछले 100-200 वर्षों का नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा है। और समाज में किन्हीं कारणों से, अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है नहीं है, हम उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे अभी। लेकिन इस तरह की व्यवस्था रही जिसमें कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता रहा, केवल अपने हित के लिए, केवल अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों का वो शोषण करता रहा। अभी एकमात्र सिद्धांत जिसकी जानकारी हमें है वह है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, जिसको शॉर्ट में प्रउत बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रोग्रेसिव रिलेशन थ्योरी या शॉर्ट में प्राउट, PROUT, प्राउट कहा जाता है। इसमें ही इसकी व्यवस्था की गई कि किस तरह से समाज का जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जाए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं, ये पिछड़ापन क्या है? ये बैकवर्डनेस या कोई वर्ग विशेष या समाज के कुछ लोग जिनको हम पिछड़ा मानते हैं, ये पिछड़ापन क्या है? तो हम देखते हैं पिछड़ापन दो कारणों से है। एक तो शिक्षा का अभाव, और शिक्षा के अभाव से जो संस्कारगत दोष, जिस तरह का हमको समाज में एक मनुष्य का आचरण होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति व्यवहार होना चाहिए, ऐसे नियम कानून की अवहेलना करना, उन बातों को मानकर नहीं चलना, ये हो गया उसके संस्कारों का अभाव। इन संस्कारों के अभाव को दो तरह से पूरा किया जा सकता है। एक तो शिक्षा है, ठीक है, देखिए, हाँ, एक तो शिक्षा है और दूसरा है शिक्षा का ही पार्ट है वो हमारा धार्मिक अनुशीलन के द्वारा। हम देखते हैं कि हमारे धर्मों में सामाजिक आचार विचार को लेकर के काफी चर्चाएं हुई हैं। बहुत तरह के पुराणों की रचना की गई जिसमें कि बताया गया कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन दोनों का फर्क मनुष्य के अंदर डाला गया। लेकिन वो जो शिक्षा है, वो जो नैतिकता की शिक्षा है, वो क्या सभी के पास में उपलब्ध हुई, सबके पास में पहुंची? तो हम कहेंगे कि नहीं पहुंची। और वही कारण है कि वो जो सामाजिक पिछड़ापन, वो शिक्षा का अभाव, और शिक्षा में जो हमारी जो धर्म की शिक्षा थी, जो हमारी नीति की शिक्षा थी, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचाएगी। ऐसा नहीं है कि जो लोग जिसको हम पिछड़ा हम मान रहे हैं और वो सबके सब पिछड़े होते हैं, ऐसा भी नहीं है। फिर भी बहुत सारी किंवदंतियों, कहानियों के द्वारा वो बातें जनमानस के अंदर है। जैसे मान लीजिए रामायण, रामायण में बहुत सारी बातें हैं। रामायण का मंचन होता है, रामायण की कहानियां पाठ पढ़ते हैं, रामायण का लोग अध्ययन करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, अशिक्षित लोग भी इसमें भाग लेते हैं। और उस भाग लेने की प्रक्रिया में उनके मन में
उस नीतिवादी विचार बैठ जाती है, जिसका कि वो अपने जीवन में कुछ हद तक व्यवहार करते हैं। वहां पर क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और वो तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये गांव के लोग हैं, लेकिन गांव के लोग बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। तो यही जो समाज में हजारों सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो परंपराएं यदि चलती रहती हैं तो उसका लाभ हर एक जनरेशन में होता रहता है। तो हम बात कर रहे थे, पिछड़ापन आता है शिक्षा के अभाव से, संस्कारों के अभाव से। दूसरा जो पिछड़ापन है वो हमने लोगों के ऊपर आरोपित कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया सोसाइटी के अंदर। वो एक हमारे समाज का बहुत बड़ा कलंक रहा है, वह है कि हमने जाति के वर्गों को ऊपर नीचे, ऊंचा नीचा इस हिसाब से बांट दिया और उसको जन्म के आधार पर जोड़ दिया। दो काम हुए। एक तो ये कहा गया कि ये काम छोटा है, ये काम ऊंचा है, और इसके लिए मनुष्य में जो वो काम कर रहा है वो बड़ा होगा और जो दूसरा काम कर रहा है वो छोटा होगा। दूसरा, उसी विचारधारा को जन्म के साथ में जोड़ दिया। उसका केवल एक ही उद्देश्य था, कुछ लोग स्वार्थवश अपने पुत्र पुत्रियों को के अंदर, क्योंकि दूसरों के अंदर जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स दे रहे थे, उससे बचाने के लिए उन्होंने एक सामाजिक व्यवस्था दी, धर्म का नाम लिया, बहुत सारी बातें इसमें कही गई और इसे जन्म के साथ में जोड़ के बोल दिया गया जो जहां जन्म ले रहा है वो फिर छोटा होगा या बड़ा होगा। तो एक पिछड़ापन का कारण ये भी है, जो केवल मेंटल ब्लॉक है, केवल मन का ही है। ऐसा नहीं कि वो आदमी पिछड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसके अंदर इतना ऐसा मन में भर दिया गया समाज के अंदर कि नहीं, तुम पिछड़े हो, तुम छोटे हो, तुम नीच हो, तुम्हारा जो तबका है वो औरों के बराबर नहीं है। इस तरह की बातें भर दी है। इसको हम जब देखते हैं, ये उन लोगों के साथ किया गया जो किसी व्यवसाय से लिंक थे। जैसे कि कोई आदमी लकड़ी का काम कर रहा था, कोई आदमी घर बनाने का काम कर रहा था, कोई आदमी चमड़े का काम कर रहा था, कोई आदमी किसी और तरह के काम में लगा था या नाचने गाने के काम में लगा हुआ था, कोई किसी और तरह के काम में लग गया। तो उनको कहा गया, ये जो तुम जो व्यवसाय कर रहे हो ये व्यवसाय छोटे हैं, व्यवसाय एक ही अच्छा है। मान लीजिए कहा गया नहीं, जो धर्म की शिक्षा दे रहा है, जो विप्र है, वही सबसे ऊंचा है और दूसरे जो लोग हैं उससे छोटे हैं। हम यहाँ यह कह दें, ऐसा नहीं है कि विप्र की महानता नहीं होती, ये क्षत्रिय की महानता नहीं होती, वैश्य की महानता नहीं होती, ऐसी बात नहीं, सभी महान है। लेकिन यदि नीचे के व्यवसाय नहीं होंगे, नीचे के काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो ये ऊपर के लोगों का कोई महत्व नहीं रहता। ऊपर के लोगों का महत्व तभी तक है जब उनको सपोर्ट करने के लिए नीचे का सिस्टम बना हुआ है। तो वो जो पिछड़ापन जिसको कि कहा गया जन्म के आधार पर और कर्म के आधार पर, कर्म मतलब जिस तरह का जीविका, जीविका जिस तरह की जीविका में हुआ है के आधार पर उनको अंदर एक हीन मान्यता की भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना भर दी गई। उसके वजह से भी सामाजिक पिछड़ापन हो गया है। दूसरा पिछड़ापन का कारण है आर्थिक, कि ऐसे लोग जिनके पास किन्हीं कारणों से अर्थ का अभाव है, उनको भी समाज में इज्जत नहीं दी गई।
तो समाज में दो तरह के पिछड़ेपन वाले लोग मिलेंगे। एक तो जो आर्थिक तंगी में है, फिर उनको भी कोई नहीं पूछता, उनके लिए भी कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि उनको कोई सपोर्ट कर सके, सिवा इनके कि वो भिक्षा ले या किसी ऐसे काम में लग जाए, मारपीट करें या डाकू बन जाए, इस तरह की जो बातें होती हैं। या तो फिर ये जो सामाजिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन में उसको शिक्षा का अभाव रहेगा, संस्कारों का अभाव रहेगा। और दूसरा, जो हमने किन्हीं कारणों से, किन्हीं लोगों की वजह से एक बुरी परंपरा चालू कर दी, और ये जो हीन मान्यता की भावना डाल दी, ऊंच नीच की भावना डाल दी, ये हमारे खास करके भारतीय समाज का बहुत बड़ा कोड हो गया है। ऐसी व्यवस्था दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, केवल भारत में ही है ऐसा। ऐसा नहीं कि वहां पर लोग पिछड़ेपन की जिंदगी नहीं बिताते हैं, वहां पर भी फॉरवर्ड है, बैकवर्ड लोग, सब तरह के लोग वहां पर भी हर देश में मिलते हैं। लेकिन उनके साथ में इस तरह की धार्मिक मनोभावना से नहीं जोड़ा जाता। मुझे मालूम है, एक बार हम इंग्लैंड में एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो ग्रुप में बहुत सारे देश के लोग आए थे। देखिए, इंग्लैंड का ही आदमी था, उससे हमारी बातचीत होने लग गई कि भाई वो भी जानने लगा कि हमारे बारे में, और सब आपस में लोग जानकारी कर रहे थे। तो मैंने बोला कि वो तो साइंटिस्ट था वैसे जिससे हम बात कर रहे थे, तो आप अपना बैकग्राउंड बताएं, आप कहाँ से हैं, आपके फादर क्या करते हैं। तो बोला, माय फादर इज ए बुचर, मतलब कसाई है। अब उसको ये कहने में बिल्कुल हिचक नहीं थी कि उसका पिता कसाई है, वो जानवरों को मारने का, काटने का काम करता है, और वो खुद एक साइंटिस्ट है। क्योंकि वहां इस तरह की मनोभावना नहीं थी कि एक कसाई का बेटा पढ़ नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। कसाई का बेटा भी पढ़ जाएगा, वो भी साइंटिस्ट हो जाएगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा। और लेकिन उसको ये कहने में भी बिल्कुल हिचक नहीं थी कि मेरा बाप कसाई है, वो कसाई का ही काम करता है, ये हमारे घर में वही काम होता था। क्या हम उस तरह से सर उठा करके हम अपने यहाँ, या कोई किसी से पूछे, भाई तुम्हारे घर में क्या क्या काम होता है, तो कोई कहेगा कि हम कसाई के, हमारे पिताजी कसाई थे और मैं डॉक्टर हूँ और मैं इंजीनियर हो गया हूँ। पहले तो डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना ही कम हो जाएंगी कि दो कसाई के घर में पैदा हो रहा है, क्योंकि उसको उस तरह का परिवेश नहीं मिलेगा, समाज में उसको वो स्थान नहीं मिलेगा। खैर, वो एक अलग बात हो गई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं और उसका उत्थान कैसे हो। अब हम चर्चा करते हैं कि वो उत्थान क्या है, हम किस चीज के उत्थान की, किस चीज के विकास की, किस चीज की उसके आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जैसा हमने पहले भी चर्चा में ये बात कही है कि जो हमारा जीवन है वो 3 स्तर का है, 3 लेयर्स हैं उसके। एक लेयर है फिजिकल, भौतिक स्तर है, एक है साइकिक, मानसिक स्तर है, एक है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्तर। तो हम 3 स्तर पर जीते हैं। तो हम कौन सी विकास की बात हो रही है, या विकास वास्तव में है क्या। मान लीजिए आज मेरे पास में खाने पीने की, रहने की सारी सुविधा मिल गई, तो वो विकास एक आंशिक विकास होगा। वो विकास केवल हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा। ऐसे बहुत लोगों को आप देखे होंगे जिनके पास में बहुत सारी संपदा है, लेकिन बेचारे फिर भी मन में ही मन बड़े ही कुंठित रहते हैं। बोलते अरे सब कुछ तो मेरे पास में है, लेकिन पता नहीं क्यों मन में एकदम खालीपन रहता है कि मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, मुझे बहुत सारे विषयों की जानकारी नहीं है। मन में इच्छा होती है कि इस ये ज्ञान प्राप्त कर लेते, होगी वो ज्ञान प्राप्त कर लेते। मतलब वो मानसिक खालीपन का जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। फिजिकली तो सब कुछ है उनके पास, खाने पीने के लिए घर है, सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है। तो वो एक
जो रिक्तता रहती है मानसिक रूप से, वो आदमी को कचोटती रहती है। तो फिजिकल लेवल पर सब कुछ मिल गया, इसका मतलब नहीं है कि आदमी को मानसिक रूप से वो संतुष्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जिसको भौतिक स्तर पे सब कुछ मिल गया, मानसिक स्तर से भी उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, सब कुछ हो रहा है उसके पास में, फिर भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये तो आदमी पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ा लिखा जानवर है। इसके अंदर तो बिल्कुल ही किसी भी तरह की कोई ममता नहीं, कोई वो नहीं, किसी के प्रति अच्छा विचार नहीं रखता। पढ़ा लिखा आदमी है, उसके पास सब कुछ है। तो ऐसे मनोभाव का अभाव क्या है, क्यों है उसके अंदर? उसका एक ही कारण है कि उसके अंदर अध्यात्म का स्फुरण नहीं हुआ है, अध्यात्म का बीज उसके अंदर नहीं उगा है। यही कारण है कि वो अपने आप को खाली खाली वो महसूस करेगा। आदमी के अंदर जब आध्यात्मिक विकास होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे गुण अपने आप से पैदा होने लगते हैं। उसका जो मन है बृहत होने लगता है, वो छोटी मोटी बातों पर उलझता नहीं, क्योंकि उसको वो मन की गहराई में जाकर अपने विचारों को और परिपक्व करता है, मैच्योर कर लेता है। और उसके पास में जो दया, क्षमा, करुणा, कल्याण की भावना, इस तरह की जो मनोभाव है वो पैदा होने लगते हैं। आदमी जब उस स्तर पे पहुंच जाता है, तब थोड़ा बहुत उसको लगता है कि हाँ, मैंने जो जीवन पाया था थोड़ा थोड़ा फलीभूत होता दिखाई पड़ रहा है। और बाद की जो व्यवस्था है उसके लिए उसको और भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। स्पिरिचुअल कल्ट है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिससे कि उस चीज को आदमी आसानी से कर सके। तो ये जो चीजें हैं आदमी के अंदर जो पैदा हो रही हैं, ये जब पैदा होने लगती है, जब ये अध्यात्म का भाव मन के अंदर पैदा होने लगता है और आध्यात्मिक गुणों से आदमी आरोपित होने लगता है, तब उसको लगता है कि हाँ, मेरा कुछ विकास हुआ। तो वास्तविक विकास तो वही है, वास्तविक विकास वह है कि जिसमें मन का विस्तार हो जाए, जिसके अंदर जब मन के अंदर दया की भावना हो जाए, क्षमा की भावना पैदा हो, दूसरों के लिए कल्याण की भावना पैदा हो, दूसरों के लिए हित की भावना हो, दूसरों के केवल अपने लाभ के लिए काम न करे, इन तरह की जब मनोभाव को मनुष्य पा लेता है, तब उसको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है कि हमने कुछ कुछ जीवन में पाया। तो वास्तविक विकास तो वह है, लेकिन उस वास्तविक विकास की सीढ़ी में हमको भौतिक विकास को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। भौतिक विकास करना होगा, मानसिक रूप से भी विकसित करना होगा, और साथ में फिर हम आध्यात्मिक विकास की बात करेंगे। तो ये जो पिछड़ापन है, उसका जो उत्थान है, वो तीनों स्तर पर होगा। जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन तीनों स्तरों पर विकास हो पाएगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा, और वास्तव में तभी उसको समाज को हम समाज के रूप में कह सकेंगे। समाज का मतलब ही हो गया सब लोग एक साथ मिलकर के एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़े, आगे काम करते रहें, तभी वो समाज है। नहीं तो फिर घर में सब लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, फिर समाज का कोई मतलब ही नहीं होता। खैर, अब हम आते हैं कि अभी तक की जो व्यवस्थाएं रही हैं, उसमें ऐसा संभव क्यों नहीं हो पा रहा है कि हम सारे मनुष्यों का उत्थान कर सके, और खास करके जिनका जो कि पिछड़ा वर्ग है, जो कि पिछड़ा वर्ग है। क्योंकि इन सारे सिद्धांतों में इस तरह की चर्चाएं कभी हुई नहीं, चाहे वो मार्क्सवाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो। मार्क्सवाद में तो मनुष्य को मार कर, डरा करके
उनसे काम लेकर के उनको एक तरह का पशु के रूप में व्यवहार करके उनका भौतिक उन्नति तो उन्होंने किया है। भौतिक रूप से बहुत सारे कम्युनिस्ट कंट्रीज हमसे अच्छी हैं, लेकिन वहां पर मनुष्य का विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो बातें मार्क्स ने कभी कही नहीं, उस बात को मार्क्स ने समझा ही नहीं कभी, तो उन सिद्धांतों में बात नहीं है। ये दुनिया में सबसे पहली बार प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में इन बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। कल हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे, आर्थिक प्रजातंत्र, आर्थिक प्रजातंत्र का होना बहुत आवश्यक है समाज में। आर्थिक प्रजातंत्र का होने का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास बहुत धन है उसको उसका धन ले करके और नीचे बांट दो, वो बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक साथ बराबर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, समाज में एक हम स्तर तो बना सकते हैं कि भाई इस स्तर पर सभी लोग होंगे। ऐसा ना हो कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी के पास सब कुछ है। तो जिसके पास कुछ नहीं है उसका उस स्तर तो हम ऊपर बढ़ा सकते हैं। उसके लिए प्रौद्योगिकी में एक व्यवस्था दी गई। वो व्यवस्था ये है कि जब भी समाज के उत्थान की हम बात करेंगे तो ऐसे लोग जो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से पिछड़े हैं, मतलब आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं और सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनको वरीयता के रूप में सारे संसाधन दिए जाएंगे जिससे कि वो प्रगति कर सके। ये पहला बात हुआ। दूसरा, ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हो सकते हैं, तो दूसरी वरीयता में रहेंगे कि उनको भी, क्योंकि जो आर्थिक पिछड़ापन भी पिछड़ापन है, तो उनको वरीयता के हिसाब से आगे सारे संसाधन दिए जाएं जिससे उनका विकास हो। तीसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं है। सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से पिछड़ापन नहीं है। क्योंकि वो सामाजिक रूप से पिछड़ेपन में है तो वो तीसरी वरीयता में आ जाएंगे और उनके लिए सब कुछ जैसा संभव होगा किया जाएगा। और चौथी वरीयता में सारे लोग होंगे। सारे लोग मतलब जो कि सामाजिक रूप से भी सक्षम है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है। तो उनके लिए सोचने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए सोचने की बहुत आवश्यकता है जो कि सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से पिछड़े हैं। दूसरा, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है सामाजिक रूप से पिछड़ा नहीं भी हो सकता है। तीसरा, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं भी हो सकता है। ऐसे करके प्रौद्योगिकी में इस वरीयता को रखा गया कि हम कैसे लोगों का उत्थान करेंगे। तो ये तो वरीयता की बात हो गई कि हम यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। प्रौद्योगिकी मानवता में विश्वास रखता है, किसी जातिवादी व्यवस्था में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। हम सबको एक मानव, और हम लोग का एक नारा है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका एक है मानव समाज। इस तरह के ये हमारे स्लोगन्स हैं प्रौद्योगिकी के, कि जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो इन बातों को हम बताते हैं कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि जातिगत व्यवस्था इतनी गहरी बैठी हुई है समाज के अंदर, इसको तोड़ने के लिए अंतर जातीय विवाह को हम लोग प्रश्रय देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लड़के लड़कियां हैं वो अंतर जातीय विवाह करके एक स्वस्थ और सुंदर समाज की स्थापना करें।
तो उसके लिए हम लोग प्रेरणा देते हैं कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी की शादी करा लेते हैं। हाँ, उसका एक कुछ नियम है। नियम यह है कि लड़का लड़की दोनों आपस में राजी होने चाहिए शादी के लिए, और भी बहुत सारे नियम कुछ बनाए गए हैं उनको देखते हुए। लेकिन कभी भी हम किसी के जाति को देख करके उसको हाँ नहीं कहेंगे और ना नहीं कहेंगे। हाँ, जो मनोभाव, मनोगत, या जो एक मन का जो आपस में मिलन है, ये तो नहीं हो रहा है, तो वहां शादी नहीं होगी, वो एक अलग बात होगी। तो अब हम बात करते हैं इस पिछड़ापन को दूर कैसे हो। तो हमने जो कल बात की थी कि पिछड़ापन, यदि एक तो सामाजिक पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार। जितना ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा, सामाजिक पिछड़ापन कम होता जाएगा। क्योंकि उसका आज अभाव है, इसलिए हम उस तरह के पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं। जो जातिगत या जो धर्म के हिसाब से जोड़ दिया गया है, जो उस तरह की जो व्यवस्था है, उसको भी शिक्षा के द्वारा ही हम देखते हैं। जैसे लोग शिक्षित होकर के जो एक परिवेश से निकल करके एक दूसरे परिवेश में चले गए, ऐसे लोग के अंदर जातिगत भावना बहुत कम रह गई है। थोड़ी बहुत है, ऐसा नहीं कि नहीं रह है उनके अंदर, लेकिन जातिगत भावना बहुत कम हो गई। दूसरा, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, आर्थिक प्रजातंत्र की, तो प्रौध में यह व्यवस्था दी गई कि हम हर मनुष्य के जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, जो 5 न्यूनतम आवश्यकताएं बोला गया, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, इसकी गारंटी देंगे कि हर मनुष्य के पास में ये गारंटी है, इतना मिलेगा ही मिलेगा, और उसका एक स्तर मेंटेन करेंगे। तो वो एक स्तर जब आ जाएगा, तो उस स्तर पर सबको लाना होगा, जो नीचे के लोग हैं सबको वहां तक लेकर आना होगा, और धीरे धीरे उस स्तर को ऊंचा करते रहना होगा, प्रोग्रेसिव रूप से आगे बढ़ाते रहना होगा। दूसरा प्रोत कहता है, हम हर व्यक्ति को 100% रोजगार की व्यवस्था करेंगे, और हमारी जो व्यवस्था होगी, आर्थिक व्यवस्था होगी, वो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होगी। हम ब्लॉक लेवल पर आकर के प्लानिंग करके, और ब्लॉक में रहने वाले लोग जो हैं उनको हम कैसे रोजगार दें, वहां पर कैसे उनके लिए रोजगार की सुविधाएं दी जाए, इसकी बात हम लोग करते हैं। और उस लेवल प्लानिंग, जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग है, और या कुछ ऐसे उपकरण होंगे जो कि ब्लॉक में नहीं हो सकते, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाएंगे, या 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलकर के काम एक बड़ा उद्योग हो जाएगा, या एक समाज के लेवल पर हो जाएगा, जैसा भी होगा जैसे। तो लेकिन उसकी जो प्लानिंग होगी, वो प्लानिंग वहां के लोगों के द्वारा, वहां के संसाधनों के द्वारा की जाएगी। फिर हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था है, कभी भी किसी भी जगह के जो कच्चा माल है, जो उसके संसाधन है, उसका निर्यात कहीं और नहीं किया जाएगा। निर्यात करने की यदि आवश्यकता है, तो उसे कच्चे माल को रिफाइन करके जिस अवस्था में, जहां पर वो चीज वो जा रही है, उसका उपभोग करेगा, उस अवस्था में यहाँ रिफाइन करके, या उसको उस अवस्था में ला करके फिर उसको वहां दिया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ जो हमारे संसाधन है, जो हमारा उत्पादन है, जो भी कुछ है, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये आवश्यकता नहीं होगी लोगों को कि वो अपने काम को करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बड़े बड़े बेंगलोर शहर में कोई जाए, इसकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी।
प्रवृत्ति में उस तरह की व्यवस्था, इस तरह की प्लानिंग है, उसके उस तरह के ब्लूप्रिंट्स तैयार किए गए हैं कि कैसे हम सबको रोजगार दे सकेंगे। तो ये आर्थिक प्रजातंत्र, लेकिन ये आर्थिक जो प्रजातंत्र है, इस तरह की जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, ये मनुष्य के भौतिक स्तर का, हमने बोला जीवन 3 स्तर का है, तो मनुष्य का जो भौतिक स्तर है उसमें उसका विकास हो सके, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। यदि भौतिक स्तर पर यदि आदमी को भोजन नहीं मिले, वस्त्र नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, चिकित्सा नहीं मिले, तो आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकता। तो उनकी सारी संभावनाओं को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हम भौतिक स्तर में हर एक आदमी को एक ऐसे स्तर पर लाकर रख दें जिससे कि उसका आगे के विकास की संभावनाएं हो जाएं, उसका उससे मानसिक स्तर पर विकास हो, आध्यात्मिक स्तर पर विकास हो, और वह अपना जीवन पूर्ण रूपेण सक्षम मान करके जिए, संतुष्टि के साथ में जी सके। ऐसी व्यवस्था प्रवृत्ति में की गई है। हम यहाँ एक चीज बता दें, ये केवल ख्याली पुलाव वाली बातें नहीं है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कुछ जो व्यवहारिकता से हट करके कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यह संभव है। आज वो संभव क्यों नहीं है? केवल व्यवस्था की वजह से। आज की व्यवस्था ऐसा करने के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जिस व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, पूंजीवादी व्यवस्था में इस तरह की बातें है ही नहीं। इसलिए समाज में बहुत सारे लोग एक बहुत ही दयनीय स्थिति में जीते हैं। मैं इस विषय को अब हम यहीं पर रोकते हैं, और यदि किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो उस प्रश्न को हम लोग ले सकते हैं। हेलो। हाँ हेलो दादी। हाँ 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 दादी, तो इसमें दादाजी ये टॉपिक तो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारी चीजें भी कवर हुई कि किस तरीके से एक सिस्टमेटिक प्लान बनना चाहिए। और इसमें इसमें ये है दादाजी, प्रश्न तो कुछ ऐसा मेरे दिमाग में है नहीं, लेकिन एक थोड़ा ये है कि विचार की जो ये चीजें हैं जैसे जैसे आपने बताया सिस्टमेटिकली हैं, तो इसमें प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा उसका जैसे ब्लॉक लेवल से अलग अलग जो वर्ग हैं, जैसे अपने ऐसा वर्ग है जो जिसको जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जो कैटेगराइज किया आपने, तो उस कैटेगरी को करने के लिए ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे वो किस तरीके से मॉडल खड़ा किया जाए, उस पे आगे जाके थोड़ा और विचार हो। और कहाँ पे रुकावट आ रही है, मतलब अगर कुछ लोग काम करते हैं, 2-4 लोग यदि आगे बढ़ते हैं, तो किन किन लोगों से वो मिलें, कि वो उस अपनी प्रमुख से मिलें, ब्लॉक प्रमुख से मिलें, कैसे उस चीज को बढ़ा सकते हैं, मतलब कितने लोगों की जरूरत होगी इस काम को करने के लिए। अगर कोई भी जैसे 4 कैटेगरी आपने बताई थी, उस स्तर पे अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसमें स्टेप लेने के लिए कितने लोगों की मतलब जरूरत पड़ेगी, अगर कुछ करना नहीं चाहते हैं तो नहीं, फिर। आपका जो प्रश्न है, मतलब एक्चुअली इसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाएगा, उसका एक ब्लूप्रिंट हमको बना के रखना चाहिए, और उस पर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। ये जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है, और हम प्रयास करेंगे कि हम इसको ब्लॉक लेवल प्लानिंग में कैसे, मतलब इसके लिए होगा कि हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक की हम बात करेंगे, जैसे कि वहाँ की जो वास्तविकता है, वहाँ पर जितने संसाधन हैं, जिस तरह के जितने आदमी हैं, जिस तरह की सुविधाएं हैं, और किस तरह की सुविधाएं वहाँ होनी चाहिए। जरूरी की जो सुविधाएं हैं वो अपने आप में पर्याप्त हों। बहुत सारी, मान लीजिए बहुत सारे ब्लॉक होंगे, उसमें
पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं होगी, रिक्रिएशन की सुविधा नहीं होगी, बहुत सारी चीजें नहीं होगी, तो कितने परसेंट लोग किस किस काम में लगे जिससे कि जी सारे लोग इंगेज हो जाए। जी तो जी। जैसे प्रवत में एक हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, उसमें कहा गया है कि समाज के करीब करीब 50 से 60% लोग कृषि के काम में लगने होने चाहिए। आज उनकी संख्या 70% ज्यादा है, वो भी एक कारण है, कृषि का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो 50 से 60% मैक्सिमम लोग कृषि पर होने चाहिए। दूसरा, कृषि से आधारित जो उद्योग है, कृषि से आधारित उद्योग है, उसमें मैक्सिमम 20% लोग उसमें लगने चाहिए। दूसरा, जो जो अकृषि के उद्योग हैं, जो मतलब जिनका की खेती से रिलेशन नहीं है, ऐसे उद्योगों में जो मनुष्य लगने चाहिए, उनकी संख्या 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सॉरी, 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 20 नहीं, 20 तो बहुत ज्यादा हो गया, 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 10% जो लोग हैं वो होंगे जो व्हाइट कलर जॉब करते हैं, जैसे कि ऑफिस के काम करने वाले लोग, स्कूल में पढ़ाने वाले लोग, या इस तरह के और जो हाँ जी जो इस तरह के व्हाइट कलर जॉब है, जो ऑफिस में बैठ करके या कहीं भी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उन जी लोगों की जी। संख्या 10% ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 10% जो लोग होंगे वो होंगे जो व्यवसाय में लगे रहेंगे। तो ऐसा ये समाज में हो जाएगा कि हम समाज के ऐसे ऐसे लोगों को, इन वर्गों को इतना हम प्रभुत्व दे पाए, इस तरह से उनको इंगेज, तब वो एक आइडियल समाज बनेगा। तो उसकी व्यवस्था प्रभुत्व में है, और उसके आधार पर ब्लॉक लेवल पर कैसे प्लानिंग की जाए, उसके ऊपर हम लोग कुछ दिनों के बाद में चर्चा करेंगे। उस पर हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। हाँ दादाजी, जैसे कि ये एक वो हो गया, एक समझ बन गई कि किस तरीके से मतलब जो वो जाना चाहिए, मतलब एक बांटा है हर, मतलब जो लोगों को जिनकी पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर, तो इस तरीके से एक अपनी एक समझ बन गई। फिर ब्लॉक का हमारे पास एक विचारधारा भी है कि ब्लॉक पे कैसे काम हो, तो उसको लेकर दादाजी 3-4 लोग ही, जैसे जैसे ब्रज समाज है, तो उसमें 3-4 लोग ही हम लोग इस पे चर्चा करें कि हम किससे मिलें, किस अधिकारियों से मिलें, कैसे उसको छोटा-सा भी कोई प्रैक्टिकली अप्रोच कहाँ-कहाँ से करें, और कहाँ पे अड़चन आ सकती है, या कौन-कौन हमें हेल्प कर सकता है। तो इसके लिए हमें